गणेश जी नमस्कार और स्वागत है आपका चैनल पे। और नमस्ते। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हॉट टॉपिक है और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके, स्पेशली जो कोलिजियम सिस्टम है उसको लेके ये टसल कुछ बढ़ने जा रही है। तो मैं आपसे ये एक्चुअली उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा इस सिस्टम को बताइए, कोलिजन सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और क्या प्रॉब्लम आप एनविसाज करते हो आगे। सिंस यू आर ए लॉयर, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, तो ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो सर मैं थोड़ा इसको स्टोरी की तरह बताऊंगा, क्योंकि हाँ हाँ। डिटेल्स तो ऑनलाइन मिल जाएंगी लोगों को जब ढूंढेंगे तो, बट थोड़ा स्टोरी की तरह बताने की कोशिश करूंगा। जी। तो सर क्या है ना, जैसे हमारे इंडिया में लॉ बनते हैं उसके दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और उसको प्रेसिडेंट साइन करके वो फिर वो लॉ बन जाएगा, वो एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन देगा तो वो ऑलमोस्ट लॉ की तरह बन जाएगा, और उसके आगे जितने सिमिलर केसेस आएंगे उस उन सब केसेस केसेस में उस डिसीजन को लॉ की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये दो मेन तरीके हैं जिस तरीके से लॉ बनते हैं एट द लेवल ऑफ सेंटर और एट द लेवल ऑफ द कंट्री। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो पहले क्या था ना सर, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनका सिलेक्शन कैसे होना था, जो ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसमें ऐसा था कि प्रेसिडेंट सिलेक्शन करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऐसा था। ओके। सुप्रीम कोर्ट जजेज या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो रोल होगा ना उसमें। तो प्रेसिडेंट सिलेक्शन करेंगे, तो प्रेसिडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं इसका मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन सेंटर से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ओके। से। और ओके। बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फेस ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो हम्म। प्रेसिडेंट सिलेक्शन करेंगे बट विद द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ऐसा ओके। था, वर्डिंग ऐसा है एक्चुअल ओके। में। ओके। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का क्या फायदा, फिर अगर हम बता रहे हैं हम्म। और आप अगर अपने मन की करने वाले हो और हमारे कंसल्टेशन का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हमारा कंसल्टेशन देने का क्या फायदा। ओके। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको ये कंसल्टेशन नहीं है, इट इज कंकरेंस, ऐसे उन्होंने इंटरप्रेटेड किया। क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी है उनका काम है जो लॉ लिखा गया है उसको, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका मीनिंग निकालना कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। करेक्ट। हम्म। तो हम्म। उन्होंने बोला कि ये जो कंसल्टेशन लिखा हुआ है इसका एक्चुअल में मीनिंग कंकरेंस है। ओके। कंकरेंस का मतलब क्या हुआ कि हम जो बोल रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा, ओके। ये कंकरेंस है। हम्म। ठीक है, तो फिर वो सिचुएशन चेंज हुई। पहले ऐसा नहीं हुआ था। 1980s के बाद ये सिचुएशन चेंज हुई और फिर ये वाला इम्प्लीमेंट हुआ। ये ठीक है। 93 में आया ना, ये जो आपका कोलिजियम सिस्टम है। करेक्ट। हाँ, तो फिर 1980s में ये सब चालू हुआ, ये सब डिस्कशन की, फिर कंसल्टेशन को हम कंकरेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक ओके। है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ सर कि फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो कुछ ज्यादा रहा नहीं, क्योंकि ऐसा बोला गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे किसी को एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। ओके। तो फिर सुप्रीम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका बचा था कि डिले करना, कि आपने भेजा है चलो ठीक है बट हम डिले कर देंगे इसको। तो बहुत बार क्या ओके। हो जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जजेस तक लेवल तक पहुंचने तक जजेस की उम्र काफी हो जाती है। तो अगर आपने ओके। देखा होगा रिसेंटली, अभी यू ललित जो थे हमारे लास्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाँ वो हाँ। सिर्फ 18 दिन के लिए चीफ जस्टिस थे ओके। अप्रोक्सीमेटली। ओके। ऐसे केसेस आएंगे जहां पे बहुत शॉर्ट पीरियड का टेन्योर रहेगा किसी चीफ जस्टिस का, अगर उतना फाइल डिले हो गया तो उनको चांस ही नहीं मिलेगा। राइट, नहीं, क्योंकि सब ये ये तो लोग। गणेश जी, ये तो चीफ जस्टिस के लिए हो गया। चीफ जस्टिस का तो पहले वाला चीफ जस्टिस रिटायर होगा, नया फिर अपॉइंट होगा, तो उसमें तो गवर्नमेंट इतना डिले नहीं कर सकती कि बीच में गैप आ जाए। लेकिन जो नॉर्मल जजेस का अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, उनमें एक्चुअली वो डिले कर रहे हैं। वो ऑफ कोर्स उनका अपना लॉजिक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमें। तो देखिए, डिले करने का रीजन कोई भी फाइल का गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि ये जो प्रोजेक्ट हमारे सामने आया है या फिर ये जो प्रपोजल सामने आया है उससे हम एग्री नहीं करते या फिर उसमें कुछ कंफ्यूजन है। राइट। तो उसके कारण वो फाइल डिले हो जाती है। और इवन इफ इट इज द केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो इवन इन दोज केसेस सर, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो जज है उनका उम्र काफी हुआ होता है। राइट। तो वो डिले का फैक्टर वहां पे भी काम करता है।
लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंकरेंस की तरह इंटरप्रेटेड करना चालू किया, तो इसके अगेंस्ट फिर इसका कोलिजियम सिस्टम बनाया गया कि इसको करना ही है तो कैसे करेंगे भाई? अभी सुप्रीम कोर्ट ही दे रहा है डिसीजन, तो कोलिजियम सिस्टम बनाएंगे, प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बनाया उसका, ठीक है, ओके। कि कैसे डिसाइड होगा, खाली चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा या फिर और 2 जजेस डिसाइड करेंगे या फिर टोटल 4 जजेस होंगे उसके अंदर। तो धीरे-धीरे करके चीफ जस्टिस और 4 और जजेस का उन्होंने कोलिजियम सिस्टम बनाया, ठीक है? मतलब उसको थोड़ा इम्प्रूव करते गए कि इसको थोड़ा और इम्प्रूव कैसे करेंगे। जब फिर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई 1999 में, उन्होंने एक कमिटी बिठाई इसके ऊपर कि इसको थोड़ा स्टडी करो कि इसको कैसे हम सही करेंगे, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में क्या है ना सर, जजेस मिलके खुद डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट जज कौन बनेगा, ठीक है? उसमें जुडिशरी को कोई रोल नहीं है और इसमें कोई भी किसी भी पर्सन को कोई रोल नहीं है अपार्ट फ्रॉम द जजेस, ठीक है? मतलब वही तो हम वो जो कोलिजियम है सिर्फ उसी का रोल है, उसके अलावा जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, स्पेशली जब करेक्ट, आप नाम ये फॉरवर्ड 5 करते हैं लोग हैं, तो। ये लोग 5 लोग हैं, उनका ही रोल है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दूसरे 4 सीनियर मोस्ट जजेस, सिर्फ ओके। इनका ही रोल है, बाकी ओके। किसी को कोई रोल नहीं है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं कि जिनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थे, उनका बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बन गया है। तो ऐसे मल्टीपल केसेस हो चुके हैं और अभी भी जो चीफ जस्टिस हैं, उनके फादर भी चीफ जस्टिस थे। तो मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सारा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है? तो अभी जब वाजपेयी जी का गवर्नमेंट आया है 1999 में, उन्होंने बोला कि भाई इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा और सोचते हैं कि इसको और कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने एक कमिटी बनाई। तो उस कमिटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था एनजेएसी करके, ठीक है? उन्होंने बोला कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमीशन बनाना चाहिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये बनाना चाहिए और इसके अंदर अलग-अलग लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा उनका रिकमेंडेशन था, ठीक है सर? तो ठीक है। ये रिकमेंडेशन दिया, बट उसके बाद फिर 5 साल बाद उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है? तो 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो अगले साल, अगले 10 साल कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगली गवर्नमेंट तो कांग्रेस की आई। तो ओके। फिर ये वाला मुद्दा जो है फिर मोदी जी ने हाथ में लिया 2015 में। ठीक है। उनको ये याद था कि भाई ये एनजीएसी का काम हुआ था वाजपेयी जी के टाइम पे और इसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम ऐसा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में किधर भी नहीं है सर, जहाँ पे ओके। खाली जजेस मिलके बैठ के जजेस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एनजेसी में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, फॉरेन जो अपोजिशन पार्टी है, उनको उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, लॉ मिनिस्टर को भी ले लिया, प्राइम मिनिस्टर को भी ले लिया। तो ऐसा एक कमिटी, थोड़ा डाइवर्जेंट कमिटी बनाया जिसके अंदर रूलिंग पार्टी के भी लोग हैं, अपोजिशन पार्टी के भी लोग हैं, फिर लॉ मिनिस्टर भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी है। ऐसे करके कमीशन बनाने का कोशिश करके फिर उसको मोर देन 50% स्टेट्स के थ्रू पास करके वो लॉ बना दिया उन्होंने कि ओके। ऐसा एक सिस्टम बनेगा, ये कमिटी सेलेक्ट करेगी लॉयर्स, ओके। जजेस। ओके। एनजेसी लॉ पास हो गया, ठीक है? और इसमें स्टेट्स का भी उनको अप्रूवल लेना पड़ा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसको ये चेंज करता था। तो मोर देन 50% स्टेट्स का भी उसमें गो हेड लग गया, तो वो मिल गया। बट जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, ये डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन बनाई है, उसमें ऐसा बोला गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज करेगा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। बट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका डेफिनेशन अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। तो जब कोर्ट को लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है, वो उसके बेसिस पे वो डिसीजन दे देंगे, ऐसा है उनका। तो ओके। एनजेसी डिस्कार्ड हो गया, फिर से कॉलेजियम सिस्टम चालू हो गया। तो अभी भी इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है, जहाँ पे जजेस मिलके डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन होगा। अच्छा। ओके। तो अब अभी क्या, ये अब टसल क्या है हुआ, जो हाँ गवर्नमेंट टेसल चल रही है ये, और अभी जो लेटेस्ट हुआ ना, लगभग 20 जजेस के अपॉइंटमेंट हैं जो अभी पेंडिंग है एज ऑन नाउ। तो अभी जो फाइल गई थी गवर्नमेंट के पास, और इधर फिर गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स उसको डिले किया, तो किसी ने, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने, स्पेशली जो जस्टिस कोल हैं, वो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और एक एक्चुअली एडवोकेट एसोसिएशन बैंगलोर
नेचुरली कर्नाटका की होगी, उनकी तरफ से भी कोई रिट पिटिशन आई कि जजेस के अपॉइंटमेंट डिले हो रहे हैं। तो ये जो फाइल है, अब जब ये डिले होने लगी, इन्होंने कहा कि फाइल के ऊपर गवर्नमेंट बैठी है, तो लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, नेवर से दैट गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फाइल्स, देन डोंट सेंड द फाइल्स टू द गवर्नमेंट, यू अपॉइंट योरसेल्फ, यू रन द शो। ये करके स्टेटमेंट उन्होंने दिया किसी फोरम पे। और उसके बाद जब किसी ने उससे पूछा तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि कोलिजियम सिस्टम इज अलाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूव नहीं किया, अंडर विच प्रोविजन कोलिजियम सिस्टम हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड। ये मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्हीं को मैं कोट किया हूं। तो अब जो इशू है, इशू बेसिक इशू कहां है और कहां पे झगड़ा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और जब वो पेंडिंग क्यों है इसके ऊपर जब बात आती है तो जो जुडिशरी है वो ये कहती है कि जो फाइल है वो गवर्नमेंट के पास पड़ी है, और गवर्नमेंट कहती है कि जब हमारे पास रिकमेंडेशन आती है कोलिजियम से तो हमें तो ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ेगी, आईबी की रिपोर्ट आनी पड़ेगी, ऑल दोज थिंग्स। तो आप क्या सोचते हैं, अभी जो लेटेस्ट जो ये जो कंट्रोवर्सी हो रखी है, अब क्या बताएं आपको, बड़ा वो मतलब क्वेश्चन ही बड़ा एम्बेरेसिंग सा है कि उन्होंने एक जज की जो रिकमेंडेशन भेजी है वो एक्चुअली ओपनली गे है, तो और उसका जो पार्टनर है वो मेरे ख्याल से यूरोपियन नेशनल है, तो वहां पे सिक्योरिटी का भी इशू है, तो आईबी से शायद क्लियरेंस नहीं आई, और वो भी पहले कोई जस्टिस कृपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनका लड़का है वो, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनने वो जा रहा है, बशर्ते कि गवर्नमेंट अप्रूव करे। लेकिन गवर्नमेंट ने तो 20 की 20 फाइल वापस भिजवा दी कि नहीं, प्लीज रिकंसिडर। अब ऑब्वियसली अब ये जो इशू है, आपको क्या लगता है वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ईगो की हो रखी है इंडिविजुअल्स के बीच में, या फिर सिस्टम का क्लैश है? व्हाट डू यू थिंक, और ये कहां पे लैंड करेगा अल्टीमेटली? ओवर टू यू। राइट सर, राइट सर। इसमें क्या हो गया है ना कि जो जजेस ने जो डिसीजंस दिए हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेके और कॉलेजियम सिस्टम को लेके, तो उसमें उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है जुडिशियल सिस्टम के पास। और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर का मेन चीज़ है सर, उन्होंने उनको उसको डिफाइन ही नहीं किया अभी तक कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। तो अगर वो डिफाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनकी पावर अनडिफाइंड हो गई। तो वो उनकी पावर अनडिफाइंड है, मतलब इन्फिनिट पावर है उनके पास। गवर्नमेंट कुछ भी बनाएगी तो वो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसके कारण जो उनके हाथ में पावर आ गई है, उस पावर को वो जाने देना नहीं चाहते इतना इजीली, और वो पावर उनके पास अभी है। अभी उसके कारण क्या हो रहा है सर कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि उसके उनके अंदर भी डेनेस्टी के पास डेनेस्टी आती जा रही है। जैसे आपने बताया ये एग्जांपल, जजेस के बेटे जजेस हो रहे हैं, और ये ऐसे एक दो केसेस नहीं है, काफी सारे केसेस है। बहुत तो सारे अगर इतनी केसेस हैं। सारी इतनी इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पे इतना टैलेंट पूल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक एक आदमी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उसका बेटा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है? इतना मिराकल कैसे हो रहा है? इतना क्या हो रहा है? मतलब ये लोगों को भी जब लोगों को समझ में आएगा, अभी तो देखिए ये आपको और मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन ये जब चीज लोगों में नीचे तक जाएगी तो लोग भी क्वेश्चन करेंगे, अरे ऐसे कैसे हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सिंगल पोस्ट है, जो मेरिट के बेसिस पे वो आदमी आया है, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो उसका बेटा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया? ये ऐसे कैसे हो रहा है? तो लोगों को भी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है सिस्टम में। और इतने अभी 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 जितना ये झगड़ा बढ़ेगा उतना ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी कि किसके, अभी वो चार्ट आने शुरू हो जाएंगे कि इसका बेटा ये बना, उसके उसके बेटे का बेटा ये बना, ऐसे ऐसे 50 लोगों के 50 बेटे ऐसे ऐसे बन गए। तो ऐसा जब सब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आएगा, तब पब्लिक का जो ट्रस्ट है जुडिशियरी के प्रति वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली पावर आ जाएगी कि गवर्नमेंट उनको एकदम कड़क स्वभाव में या फिर हार्श वर्ड्स में उनको बोले कि देखो अभी ऐसा ही करना है जैसे हम बोल रहे हैं, और पब्लिक भी उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। तो वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए, इसके लिए जुडिशरी ने प्रयत्न करना चाहिए। और कल ही मैं देख रहा था जस्टिस यू ललित का इंटरव्यू था, जहाँ पे उनको ये काफी क्वेश्चंस पूछे गए, तो उनका भी ओके। ये मानना था कि कॉलेजियम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए, कोई भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बट वो जल्दी होना चाहिए और ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, यही भी अपनी अपेक्षा है।
अब आपने वो जो बात कही ना कि इनके ओवर पावरफुल हो गए, आफ्टर ऑल जुडिशियल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, मतलब बैलेंस तो होना ही पड़ेगा इसको अल्टीमेटली। अब इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है उस पे भी आके किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये ऑब्जर्वेशन दे दिया कि भाई उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो माय पॉइंट इज कि ये तो एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम है जो काम करता है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो उसमें एक सब्जेक्टिविटी डेफिनेटली रहती है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। बट द पॉइंट इज कि जब आपने कोलेजियम सिस्टम अपना इंटरनली आप बनाते हैं तो उसमें भी तो एक सब्जेक्टिविटी रहती है। अगर सब्जेक्टिविटी ना रहती तो जजेस के बेटे ही क्यों जजेस बनते, या करेक्ट, चीफ करेक्ट। जस्टिस के बेटे ही चीफ जस्टिस क्यों ना बनते। तो यहाँ पे तो कम से कम एक सिस्टम है कि हाँ ठीक है, हमारे पास 2000 ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी हैं, जिनके बीच में से हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट जैसे इलेक्शन कमिश्नर का है वो निकालना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो रखे हैं। कोरेगांव भीमा वाला केस है, उससे रिलेटेड जो लोग अरेस्ट हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के डिसीजन दे रहा है, और कई केसेस में ऑफ कोर्स भाई देखो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है और हम कोई कंटेम्प्ट नहीं करना चाहते, बट द पॉइंट इज कि लोगों को ये तो लगना चाहिए कि हाँ ये जस्टिस कर रहे हैं। और जैसे नुपुर शर्मा वाला केस हुआ, उसमें ऑफ द कफ रिमार्क्स अगर सुप्रीम कोर्ट के जज दे रहे हैं तो एक बार को पब्लिक को ये जरूर लगेगा कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू इंप्रूव दिस सिस्टम। तो विद योर कमेंट देन वी विल क्लोज दिस वीडियो। सही बोल रहे हैं। देखो, निष्पक्ष जो हमारे सामने जस्टिस की जो मूर्ति है, उसकी आँख में पट्टी है, और हम ये सोचते हैं कि, और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो निष्पक्ष हो। अगर जस्टिस जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई है, कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, अगर उनके स्पीचेस के बारे में जो उन्होंने बाहर दिए हुए स्पीचेस, उसके थ्रू अगर हमको समझ में आ रहा है कि वो लेफ्टिस्ट है, वो प्रो माइनॉरिटी है, तो वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। और अभी जो हमारे टॉप जजेस चल रहे हैं, वो काफी हद तक लेफ्टिस्ट है, ये उनके कमेंट्स और उनके रिसेंट ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। तो अगर प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, उन्होंने इतना भी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये गवर्नमेंट इज अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट सेलेक्टेड बाय पीपल, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, उनको इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि मोदी जी को सामने आके कुछ बोलना पड़े इनके अगेंस्ट। क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो लोगों का भी बहुत ज्यादा रोष जस्टिस के और जो अपना जुडिशरी है उसके अगेंस्ट क्रिएट हो सकता है। वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए, उनको उतना केयर उनको लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये कॉलेजियम सिस्टम को कुछ इम्प्रूव करके, थोड़ा इसको इसमें से बायस जो है वो थोड़ा कम करके, और बाकी लोग भी, जस्टिस लोगों के अलावा बाकी लोग भी ऑनेस्ट हो सकते हैं, ये भी उनको सोचना चाहिए और उनको भी चांस देना चाहिए। गणेश जी थैंक यू सो मच, आपने अच्छा एनलाइटन किया, एंड आई एम श्योर कि दर्शकों को ये पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। You have heard this conversation. I hope this tussle between the judiciary and executive does not go very far and it is amicably settled. Judiciary has got an important role to play, but obviously the accountability of the country lies with the executive, the Prime Minister. Thank you so much for watching. I will see you in next video. Thank you.